तो चुनाव कराने की मशीनरी में क्या आएगा? सबसे पहले लिखेंगे चीफ इलेक्शन ऑफिसर, एक हेडिंग बनाइए इसके अंदर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, समझ आ रहा है? पहले क्या है ना बेटा, विवाह बरात जब गांव में होता है, देखे हैं कि नहीं, है ना, तो सामान लेने जाता है आदमी, तो छोटा हाथी से लाता है, सब्जी है कुछ है, ज्यादा लाएगा ना, छोटा हाथी से भर के लाता है। जितने लोगों की खान पान की जरूरत है सामान, तो वो थैले में नहीं लाता है। घर में ब्याह पड़ा हो, क्यों चला, घर में बारात आने वाली हो, आपका बारात जा नहीं रही, आ रही है, बारात आने वाली हो ना, तो उस घर में सामान थैले से नहीं आता, छोटा हाथी से आता है। और लेकिन शाम सुबह सब्जी लाना हो तो थैले से आता है, हाथ में धनिया पकड़े चले आ रहे हैं। देश में इलेक्शन हर 5 साल का वो महोत्सव है, वो महाकुंभ है, और कुछ हद तक वही बारात है जिसमें लगभग 100 करोड़ लोग अपने मतों की आहुति देंगे। ईवीएम का मशीन, जो ईवीएम है, उसका बटन दबाते हैं, और ऐसे देश के पूरे जियो पॉलिटिकल जितनी भी ज्योग्राफी है, देश के जर्रे जर्रे में इलेक्शन होना है। और इस चुनाव कराने के लिए हमें चाहिए मशीनरी। मशीनरी के 2 एस्पेक्ट हैं, एक वो टूल्स जो एक प्रकार से पदार्थिक है, जिसको हम बोल सकते हैं यांत्रिकी से युक्त है, मैकेनिज्म है वो, और दूसरा वो है जो ह्यूमन है, जिसको आप मैन पावर के रूप में कह सकते हैं। मैन पावर और जो मैकेनिज्म है, यांत्रिक टूल्स है जो उसके, जैसे ईवीएम क्या है, ईवीएम तो एक मशीन ही हो गई ना, एक टूल्स हो गई, उसको आदमी बटन दबाएगा तभी तो उसमें वोट जाएगा। और वोटर क्या हो गया, इलेक्शन का वोटर क्या हो गया, वोटर तीजे तो एक प्रकार से उस इलेक्शन को मजबूत करने का एक यूनिट हो गया डेमोक्रेसी में। लेकिन इसको कई लोग कंडक्ट कराते हैं, तो दैट इज अ मैन पावर। मैन पावर प्लस मशीन, मैकेनिज्म, यही कंडक्ट करेंगे पूरे इलेक्शन को। मशीन खराब, मैन पावर कितना भी अच्छा हो, मशीन अच्छी, मैन पावर ही नहीं है, कौन देख रेख करेगा, कौन पर्चा चेक करेगा, कौन क्या करेगा? भाई इसी क्लास में ये सब कुछ लगा है ना तामझाम, ठीक, हम ही लोग न रहे तो कैसे क्लास चलेगा? और हम लोग रहे ये गड़बड़ा जाए तो भी बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो दोनों मिल करके, दोनों का सहयोग जरूरी। बटन दबाते रहो, पी पी करती रहे, बटन दबाते बी पी 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 पी, शाम को 6-7 बजे जब तक वोटिंग हो पी पी करती रहे। पिपियाना बंद किया तो मशीन साथ नहीं दिया अगर जो टूल्स है, तो फिर लाइन लगी रहेगी। क्या हुआ भैया, बोले अरे यार मशीन ही नहीं काम कर रही है, वहां अभी टाइम लगेगा, ठीक करने के लिए गए हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या हुआ, ये मशीनरी है। हम जैसे हम क्लास के क्या हैं, हम क्लास में एक मशीनरी ही तो है भाई। ये बोर्ड है, दो एस्पेक्ट हो गए ना भैया, समझ गए हैं। वैसे आप, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 2 एस्पेक्ट है ना,
एक तो हम हैं क्लास में, ठीक, ह्यूमन, और दूसरा टूल्स है ना, मैकेनिज्म है। हम क्लास में आए, इसके साथ मिलके क्लास कंडक्ट करने लगे। ये बोर्ड ही ना हो, ये मार्कर ना हो, गड़बड़ा जाएगा काम। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं उस मशीनरी को जो इलेक्शन कमीशन को कराता है। तो एक आता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो एक हेडिंग लिखिए, चीफ निर्वाचन अधिकारी लिखो। He is authorized to supervise. He is authorized to supervise election work in the state, election work in the state oblique union territories, यूनियन टेरिटरीज स्टेट में भी कराएगा, यूनियन टेरिटरीज में भी कराएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू द इलेक्शन कमीशंस, कामा लगा के तब लिखेंगे, सब्जेक्ट टू द इलेक्शन कमीशंस ओवरऑल सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। वह चुनाव आयोग के समग्र पर्यवेक्षण, वह चुनाव आयोग के समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन राज्य आबलिक केंद्र शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कार्य की निगरानी के लिए अधिकृत है। चुनाव कार्य की निगरानी के लिए अधिकृत है। हाँ बच्चा, क्लियर हुआ? शब्द में ही समझते जाओ। असल में जो चीफ है ये अथराइज्ड है सुपरवाइज करने के लिए जहां जहां इलेक्शन है, क्योंकि सुपरविजन इसी के अंडर में है, डायरेक्शन यही देता है, कंट्रोल यही करता है। तो मैकेनिज्म को हमें, चाहे लाइफ का हो, चाहे इलेक्शन का हो, चाहे सिलेक्शन का हो, मैकेनिज्म को समझना। यू आर थॉट जितना सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड करेंगे उतना स्ट्रांग होंगे। किताब, कॉपी, पेन, दैट इज ए टूल्स, ये जितना उतना रखिए जितना कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के लिए जरूरी है। इसी में पूरी कहानी है। सेक्शन लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 क्लॉज 20 लिखो बच्चा, ब्रैकेट में लिखना 20। specifies the general duty of chief election officers, specify the general duties of chief election commissioner। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ब्रैकेट में लिखो 20, ये सेक्शन हो जाता है। क्लॉज, यार थोड़ा सा गड़बड़ लिखवा दिया मैंने, हिंदी में पहले लिख लो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20। आप ऐसा करो, ये क्लॉज 50 का नहीं, 50-20 का अगर आप मतलब समझ गए हैं तो ऐसा कर लो, नहीं सेक्शन लगा लीजिए, ज्यादा ठीक है। सेक्शन 20 कर लो। सेक्शन 20 यानी धारा 20 में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य को निर्दिष्ट किया, यानी क्या काम करना है ये बताया गया है इसमें। आगे लिखो, सेक्शन 159 इसी धारा में, इसी एक्ट में सेक्शन 159 में कहा गया है, सेक्शन 159 ऑफ द एक्ट स्टेट्स
that staff of certain authorities be made available for election work। कहा गया है कि क्षेत्रीय work when so requested by a regional commissioner or the chief election officer of the state or the chief election officer of the state। कहा गया है कि क्षेत्रीय आयुक्त या राज्य के निर्वाचन अधिकारी, क्षेत्रीय आयुक्त, रीजनल कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो स्टेट के द्वारा अनुरोध किए जाने पर कुछ कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नहीं लिख पाएगा, गड़बड़ा गया क्या तुम लोग? अगर आप रिक्वेस्ट करेगा स्टेट के हमको आदमी चाहिए तो दे देगा। हाँ, नहीं समझेगा बेटा? जैसे मान लो उत्तराखंड में भी इलेक्शन हो रहा ना, लोकसभा का होगा ना, और इसने कह दिया कि साहब मेरे पास मैन पावर इतना नहीं है, तो जो चीफ वाला है उसको उपलब्ध कराएगा। काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन ठीक से निर्वहन हो। मान लो कोई स्टेट को प्रॉब्लम है, रीजनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे तो वो आदमी देगा आपको। ठीक है? नहीं है? क्लियर है? ठीक है, आगे हेडिंग डालो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। असल में तुम लोग क्या है ना, सुने सब हो गए, कभी थ्योरेटिकली सिस्टमेटिकली पढ़ा नहीं। इलेक्शन फिलेक्शन तो जानते ही हो, लेकिन ये क्या क्या इसमें है ना, कभी आपने एक्टिवा बनवाने अपनी गए हो, एक्टिवा आपके सामने खोल दिया हो, तब आपको पता चलता है अच्छा इसके अंदर ये भरा रहता है। चलाते आप रोज हैं, आप एक्टिवा के साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं इसमें क्या क्या तार कहाँ क्या लगा हुआ कैसे। वैसे ही है, सुने आप सब हैं, लेकिन वही वो तार है, कहीं मशीन है, वही सब की बात हो रही है। तो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, राज्य के परामर्श से इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से भारत का चुनाव आयोग नॉमिनेट्स आर डिजिग्नेट्स an officer of the state government as the district election officer, भारत का चुनाव आयोग राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला चुनाव अधिकारी के रूप में नामित करता है। लिखें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्रैकेट में लिखने का डीएम, आल्सो डिग्निफाइड फॉर दिस पोस्ट। अक्सर या हमेशा जिलाधिकारी इस पोस्ट के लिए नामित होता है। समझ गया ना?
बट ये नामित कौन करेगा? आप इस असल में क्या है ना बच्चा, आप इसकी चेन को समझते रहो बस। चेन समझोगे तो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन चैन से करोगे, है ना। कुछ कमियों, भले ही मतलब कई चीजें मतलब आप उसने मजबूती से मत लीजिए, बट कुछ हल्का फुल्का आप उसके चेन से परिचित रहिए। आपको पता है कि जब इलेक्शन होता है तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाता है। सिर्फ इतना मत जानिए। जब सेंसस होता है तो डीएम जो है जिला जनगणना अधिकारी हो जाता है। सिर्फ इतना नहीं जानना है आपको, थोड़ी सी चेन को समझना है। जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप इसको इस तरीके से समझाना है कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, यानी राज्य सरकार के सलाह से भारत का निर्वाचन आयोग जिले के किसी यानी उस स्टेट में, उस जिले विशेष में किसी अधिकारी को नामित करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसको बोलते हैं डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको डिग्निफाई करेगी, जिसको नॉमिनेट करेगी, उसी को वो नियुक्त कर देगा इलेक्शन तक के लिए। तो ऑलमोस्ट आल्सो आप कह सकते हैं कि ये हमेशा होता है डीएम, कोई और नहीं होता, डीएम होता है। वो अपने मातहत लोगों से मिलके काम कराता है, बट वही रहता है। तो एक तो हो गया कि भाई जब जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी डीएम काम करते हैं, इतना नहीं जानना है, साथ में यह भी जान लेना है। क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में वो रोज काम नहीं करते, इस समय थोड़ी काम कर रहे हैं वो। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जब उनको काम आएगा तब करेंगे, जनगणना अधिकारी के रूप में काम आता है तब करते हैं। बाकी तो उनका काम क्या है? अरे भाई वो नियामकी कार्य करते हैं। आप मजिस्ट्रेट देखो जाके कचहरी में, जहां जिला कार्यालय में बैठते हैं वो अपने, वहां बहुत सारे रेगुलेटरी वर्क होते हैं, उसको बोलते हैं नियामकी कार्य। और दूसरा विकासात्मक कार्य। तो एक विकासात्मक कार्य है, एक नियामकीय कार्य है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर है और एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पे। इसी के बीच में बहुत सारे और काम हैं। कभी कलेक्टर बन जाते हैं, कभी मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, कभी जिला अधिकारी बन जाते हैं, कभी जिला जनगणना अधिकारी बन जाएंगे, कभी जिला निर्वाचन अधिकारी। ऐसे अलग अलग रूप हैं डीएम के, जिसके डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिला मजिस्ट्रेट। उसी को आप डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी भी बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ ना वो। और उसी को कलेक्टर बोलते हैं, उसी को डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्टेट के कंसल्टेंसी से जो देश का निर्वाचन आयोग है वह उसको नामित कर देगा। अपॉइंट नहीं, नामित करना। अपॉइंट करना अलग होता है, नॉमिनेट करना अलग होता है। डिग्निफाई कर दिया। तो जनरली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो जिला अधिकारी होते हैं उन्हीं को ये डिग्निफाई किया जाता है। बाकी बहुत सारे एडीएम एसडीएम सब ये है, मिल मिला के करते हैं अपना। ठीक है। तो हमने बोला कि इलेक्शन के लिए कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मतलब मस्ट है। तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नीचे लेवल तक ये जारी रहता है। दिल्ली में चीफ इलेक्शन ऑफिसर बैठे हैं, मतलब जो कमिश्नर हैं, है ना, और देहरादून जिले में भी उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो सुपरविजन है, उनका जो कंट्रोल है बाकायदा बना हुआ है। क्योंकि लोग जो मैन पावर है उनका, वो क्या कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी तो इलेक्शन होगा। समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है समझ रहे हैं ना। एक आइए एक और, सेक्शन 26 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, सेक्शन 26
26 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के तहत requires the district election officer to appoint a proceeding officer 26 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को पीठासीन अधिकारी, ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी को पीठासीन अधिकारी एंड एज मेनी पोलिंग ऑफिसर्स एज ही डीम्स नेसेसरी, और जितने आवश्यक समझे उसे मतदान अधिकारी नियुक्त करने की कर सकता है या करता है। हाँ, मतदान अधिकारी की। अब बच्चा लिखो फंक्शंस, भूमिका कार्य कुछ लिखो, फंक्शंस लिखो। हर्षिता क्लास में हो तुम? वैष्णवी, कौन कौन है भाई? लिखे, ठीक है, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है ना बेटा, है ना। ये लोग भी हैं, नहीं कहेंगे जो सामने बैठे उन्हीं को पढ़ा के चले जाते हैं। हाँ, इनका जिगर देखो पहले। हाँ, तो लिखो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ईवीएम। ट्रांसपोर्ट ये हम लिखा दे रहे हैं, तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा बन जाएगा, अपने ढंग से थोड़ा आप तैर सकते हो तुम लोग। हमने तालाब खोद दिया, ट्यूबवेल से पानी ढील दिया, अब तैरो उसमें, सीखो, है ना। थोड़ा आइडिया तो आ ही रहा होगा। हाँ, आ रहा है ना। तो डीएम बनने का मन है कि नहीं है? हाँ? अरे मेहनत करके बन जाओ यार, मेहनत में ही छुपा है यार, क्या बताएं यार, सारा गेम ही राजू मेहनत। यार हम लोग पढ़ते थे ना, तो यार इतने समझाने वाले लोग नहीं थे यार। इतना रियलिटी में इतना कहने वाले लोग, जितना तुम लोगों को बढ़िया से, वही कमियां हैं हम सोचते तुम में न रहे, समझाने वाले होते ना, तो कुछ चीज छूट गई। जैसे क्या बताएं, हम लिखने में इतने अच्छे थे, फिर भी हम लिखने में ही गच्चा पाए। एंथ्रोपोलॉजी ने हमारा बहुत नाश किया और मोह हम छोड़ नहीं पाए। एंथ्रोपोलॉजी हमको कभी अच्छा नंबर नहीं दिया और हम एंथ्रोपोलॉजी को छोड़ नहीं पाए यार। ऐसा होता ना कि जैसे कुछ चीजें छोड़ के आगे बढ़ने से कभी कभी जिंदगी सहूलियत हो जाती है, वैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। उसका दौर ऑलमोस्ट थोड़ा खराब भी हुआ, तब भी हम उसको रखे ही रहे। वो अच्छा नंबर नहीं देता था। एक लिमिट के बाद पढ़ने लिखने का क्या करेंगे आप? उतना ही तो लिखेंगे पढ़ेंगे जितना जरूरत है। मान लो बहुत संविधान जान भी गए तो जितना संविधान में लिखा उतनी तो जानेंगे, उससे ज्यादा क्या जानेंगे। उसके बाद भी सारा नंबर न मिल रहे हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत दिक्कत आई है, क्या बताएं। अब चलो दौर अलग था, मतलब हो गया होता तो ठीक ही था, मतलब ठीक से। भाई आप सिलेक्ट होके नौकरी छोड़िए, ज्यादा अच्छा है। द ग्रेप्स आर सावर। भाई अगर भैया कहूँगा छोड़ो यार, क्या है आईएएस, तो फिर आप बन के छोड़ के कहते तो लोग समझते द ग्रेप्स आर सावर।
है ना, अंगूर खट्टे होते हैं। अरे अंगूर तुम खाए ही नहीं। खा के तो देखते। रोमन सैनी जो अन अकेडमी चलाता है वो आईएएस था, वो छोड़ के कर रहा है। बहुत सारे लोग सिविल सर्वेंट हो कर छोड़ के किए, तो उस हिसाब से थोड़ा वो कहेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। मैं कहूँगा अरे छोड़ो यार, आईएएस हो जाए इतनी बड़ी चीज नहीं होती, तो आप मेरी बात को तो उतना एथराइज नहीं मानेंगे। लेकिन हम आईएएस हो के छोड़ के यहाँ खड़े होते हैं, अरे छोड़ो यार कहाँ चक्कर में, पढ़ो लिखो बनो आईएएस, आईएएस से नीचे कुछ नहीं। नहीं भी बने तब भी किताब लिखना, नेता बन जाना, भाषण देना, बहुत सारे काम है। पढ़ाई बहुत कुछ सिखा देगी तुमको, टीचर बन जाना, वक्ता हो जाना, सब मौके हैं, डोंट वरी। लेकिन आप बात मानोगे नहीं ना, चूंकि हम हुए नहीं तो इसलिए आप मेरी बात ही नहीं मानोगे आप, जबकि हकीकत ये है, इसमें बहुत बड़ा हकीकत छुपा। आप पढ़ के देखना, आप पढ़ते रहेंगे तो ऐसे बदल जाएंगे आप। मतलब कैरियर कोई ना कोई रास्ता दे देता है इसमें, अलग टाइप का डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशन की पढ़ाई है ना। कीपिंग, इसका मतलब है कि ईवीएम और अन्य चुनाव स्टेशनरी का परिवहन और भंडारण। हिंदी में यह हुआ ईवीएम और अन्य चुनाव स्टेशनरी का परिवहन और भंडारण। वो क्या करेगा, ईवीएम का रखरखाव करेगा, जो और जरूरी कागज पत्री हैं उन सबको मैनेज करेगा। ठीक है, आगे है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड रिपोर्टिंग टू द कमीशन। चुनाव खर्चों का रिकॉर्ड रखना और आयोग को रिपोर्ट करना। ठीक है, आगे आगे लिखें सुपरवाइजिंग द पोल प्रोसेस ऑन इलेक्शन डे। सुपरवाइजिंग द पोल प्रोसेस ऑन इलेक्शन डे, चुनाव के दिन मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना। चुनाव के दिन मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना and reporting to the commission। टू द कमीशन, और कमीशन को रिपोर्ट करना। ठीक है, कमीशन आयोग को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट क्या करना बच्चा, कि मतदान में क्या घटा, कितना प्रतिशत मत हुआ, क्या कैसे हुआ। ठीक है ना, अपना रिपोर्ट कर दिया, ऐसे ऐसे लिखा, रिपोर्ट चली गई। बाद में सब इलेक्शन कमीशन अपना जोड़ के बताएगा कितना परसेंट वोटिंग हुई। आगे सुपरवाइजिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटों की गिनती का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, और इससे जुड़ी भी रिपोर्ट कर देना है ना। एंड रिपोर्टिंग टू द कमीशन, मतलब समझ रहे हैं, वही फिर रिपोर्ट कर देना कि साहब ये यहां पर ऐसा हुआ है। ठीक, रिटर्निंग ऑफिसर सुना है आपने? हाँ, क्या काम रहता है रिटर्निंग का, आइडिया है किसी? लिखिएगा।
ये जो चंडीगढ़ में अभी हाल फिलहाल में देखोगे मेयर के चुनाव के लिए बवाल उठा था, उठा था ना? मेयर याद है? क्या याद है बताओ? चंडीगढ़ में बेटा क्या हुआ कि मेयर का चुनाव हुआ, ठीक? ये जनवरी की बात बता रहे हैं आपको। कुल 36 वोट थे मेयर के चुनाव में, कुल 36 वोट थे, जिसमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस 20 वोट थे उसके पास। आम आदमी पार्टी को आप लोग आपके तौर पर देखिए, इसको कांग्रेस, इन दोनों के अलायंस के पास 20 वोट्स थे। इन्होंने अलायंस किया था, इनका एक ही कैंडिडेट था। और जो ये बीजेपी है इसके पास 16 वोट्स थे। और नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 36। वहां पर अगर आपने टीवी में देखा होगा तो वहां रिटर्निंग ऑफिसर था। वो रिटर्निंग ऑफिसर वोट को इनवैलिड किया, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसेस रहा होगा, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना चाहता था, तो वह 20 वोट तो उससे तो जीत ही जाएगा ना, 20 वाला। तो उसने 8 वोट खराब कर दिया, 8 वोट, तो इसका बचा 12। 12 के मुकाबले 16 ज्यादा है, तो बीजेपी कैंडिडेट को उसने जीता हुआ घोषित कर दिया। कभी कभी आपको लगता है दाल में काला, आपने तो सुना ही होगा, लेकिन पूरी दाल काली हो गई। भाई 100-200 वोट में 2-4 वोट तो सुना जा सकता है कि भाई गड़बड़ी हुई होगी, 20 में 8 वोट। और फिर वोटर 20 लोगों में 8 वोट, और वोटर जो है इतना नादान कैसे है? और वो बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में आप देखेंगे तो उनकी हरकत दिखी भी। मामला कोर्ट में गया, जाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये लोकतंत्र की हत्या है, इस रिटर्निंग ऑफिसर पे मुकदमा चलाना चाहिए, यानी ये लोकतंत्र की हत्या किया है। और सरेआम दिख रहा है कि ये वोट को नष्ट कर रहा है, मतलब। ठीक है, तो डैम, और वो जो मेयर थे, मेयर बनेंगे, मेयर जो था वो अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दिया है। चंडीगढ़ का मेयर जो बना था इस इलेक्शन से, वो कल या परसों इस्तीफा दिया है। 2 दिन हो गए, मतलब आज 20 तारीख है क्या? हाँ, तो 18 को 17 में इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा देना ही पड़ेगा आपको, आगे यही होना ही है। तो बच्चा, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, वह जब के निर्देशानुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह भी हम लिखाएंगे, थोड़ा आएंगे, वो बहुत मैच्योर, ट्रांसपेरेंट, जस्ट एंड फेयर माइंड का होना चाहिए। चंडीगढ़ का मेयर के इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो बेवकूफ था। डेमोक्रेसी में देखो, आप पर्दे के पीछे क्या करते हैं, किससे प्रभावित हैं, कितना आप क्या कर पाएंगे,
एक बार आप अपने थॉट को एलोबरेट करके अगर कुछ आजमाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन वो मूर्ख इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि उसने अपनी मूर्खता को पूरी दुनिया को दिखा दी है। और उस वीडियो को देख करके सुप्रीम कोर्ट का भी माथा ठनक गया, करी ऐसा भी हो सकता है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले की तो कोई सजा होनी चाहिए ना भाई। एक होता है कि लोकतंत्र की हत्या का अंदाजा लगाना, एक संदेह करना, ये तो साफ साफ दिख रहा है। कोई ऑफिसर यार इलेक्शन में इतनी बदतमीजी, ये तो घोर बदतमीजी है। यह चीज तो डे वन से ही दिखने लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद तो ये जस्टिफाई ज्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कौन सी संस्था है भाई, जब वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो 3-4 नेत्र होते हैं ना, आम आंख थोड़ी है, वो तो कानून की आंख से देख लिया उन्होंने और समझ भी लिया कि आदमी शंकित है। और इतनी दुर्दशा अपनी करवाने की जरूरत क्या थी? अरे नौकरी फोकरी कर रहे थे अपने, तो रिटायर्ड फुटायर्ड होकर चले जाते। सरकार का इतना अब पार्टी विशेष को लेकर के इतना क्यों करने पे तुल गए भाई? और एक दल से इतनी मोहब्बत, एक दल से इतनी नफरत, ये तो डेमोक्रेसी में जस्ट ही नहीं हुआ। गलत आदमी को आपने रख दिया वहां पे, और नतीजन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो कहीं मुंह दिखाने लायक है? नहीं। एक प्रकार से उस आदमी ने अपनी लाइफ, अपने करियर के साथ सुसाइड कर लिया। यार आप कल कोई ऑफिसर हो या हम कोई जगह पर हैं, तो उस ओहदे का ख्याल तो रखोगे यार, है? मान लो आप बैंक में सर्विस करते हैं कोई भी, और हम चेक न दें और हमारे अकाउंट से हमको 5,000 रुपये ना निकाल के दे दें, क्योंकि आप, अरे नियम का तो ख्याल रखो बे प्रभु। रिटर्निंग ऑफिसर बने हैं, मेयर का इलेक्शन है, चंडीगढ़ से ऐसा शहर है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, विरोधी प्रतिरोधी सब एक साथ कमर कसे हुए हैं। तुम इतने मूर्ख हो कि तुमको पता ही नहीं कि यहां हमारा रोल क्या होना चाहिए, और पता नहीं कुचुर कुचुर क्या तुम लिख रहे हो यार उसमें। अब बार बार सीसीटीवी कैमरे की तरफ मुंह दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो 3-4 नेत्र रखता ही देख लिया, बोलो इस आदमी पे मुकदमा करो, लोकतंत्र की हत्या किया, और क्या क्या बोल गया वो सब। लाइन लिखेंगे, अ रिटर्निंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, a returning officer is responsible for overseeing the election in a constituency, in the constituency, or sometime in 2 constituencies, sometime 2 constituencies, comma, as directed by the Election Commission of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एक रिटर्निंग ऑफिसर एक निर्वाचन क्षेत्र में, एक रिटर्निंग ऑफिसर एक निर्वाचन क्षेत्र में, या कभी कभी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। द इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स द रिटर्निंग ऑफिसर
and assistant returning officer for a constituency in consultation with the government, state government कर लो, with the state government oblique union territories as the case may be, as the case may be। चुनाव आयोग जैसा भी मामला हो राज्य व केंद्र शासित सरकारों के परामर्श से रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। आवाज कहीं गड़बड़ होगा बेटा तो आप लोग लिख देना, लड़खड़ाने जरा से भी लगे तब भी लिख देना। बैटरी की वजह से आवाज खराब होने लगती है तो हम बदल देंगे उसको। ठीक है, ठीक हो गया। ही एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ कैंडिडेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन भरने के बाद वह उम्मीदवार को शपथ दिलाते हैं। नॉमिनेशन भरने के बाद वह उम्मीदवार को शपथ दिलाते हैं। सुनो, जब बच्चा नॉमिनेशन हो जाता है, जब कोई कैंडिडेट जाता है अपना फॉर्म भर देता है तो शपथ दिलाने का मतलब एक शपथ पत्र देता है। वो कौन? कैंडिडेट। तो वह शपथ दिलाने का जो एक्सेप्टेंसी है वो किसकी तरफ से होता है? रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। जैसे आप हमारी क्लास में आए, आपने एडमिशन लिया, सब कुछ किया, हमने एक शपथ पत्र भरवाया, मैं सो एंड सो जो भी जानकारी दे रहा हूं, है ना, वह सही है और इसके प्रति हम जिम्मेदार हैं। आप फॉर्म भरते हैं ना, आप लास्ट में डिक्लेयर करते हैं ना कि जो जानकारी आपने भरा है वो ठीक है हमारी जानकारी में, तो आपने शपथ ही तो तभी तो साइन किया। नीचे देखे होंगे ऐसे लिखा रहता है और ऐसे से डॉट रहता है, फिर आप अपना नंबर डाल के यहां साइन कर देते हैं। तो पढ़ेंगे तो वही तो लिखा है कि हमारी जानकारी में ये चीजें सही हैं। ठीक है, आगे लिखें, एक और लिख लें तब आएगा। व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर recounting of votes, when an application for recounting of votes is made, the returning officer shall decide। यार हम अपने हेड का हमको नंबर देना यार। हाँ हाँ, लॉ वाला हेड का, हाँ डीन सर का ले आना अगर होगा। Okay. When an application for recounting of votes is made, the returning officer shall decide the matter and may allow the application in whole or in part, or may reject it, या ऐसा लिखो, reject its entirely। थोड़ा हिंदी में लिखो, समझ में आएगा। जब वोटों की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जाता है, सुनो बच्चा, कभी कभी कैंडिडेट्स क्या होता है ना, संतुष्ट नहीं होता, वो कहता है कि इसको फिर से आप गणना करो, काउंटिंग करो, रिकाउंटिंग करो।
तो रिटर्निंग अधिकारी मामले का फैसला करेगा। कौन करेगा मामले का फैसला? रिटर्निंग ऑफिसर। वही अगर फैसले को मंजूर कर लिया तो रिकाउंटिंग होगा, नहीं किया नहीं होगा। जब वोटों की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी मामले का फैसला करेगा और आवेदन को पूरी तरह, ठीक है, या आंशिक रूप से अनुमति दे सकता है। ठीक है, या उसे अनुचित लगता है तो पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है। तो लिख लीजिएगा इसमें इंटायरली इट इज अपीयर्स टू हिम टू बी अनरीजनेबल। अगर उसे युक्ति युक्त नहीं लगता, अनुचित लगता है तो क्या करेगा? उसको हाउचा उसको रिजेक्ट कर देगा। तो जरा सोचिए कि जब चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर से जो हार गया होगा कैंडिडेट, उसने रिक्वेस्ट किया होगा कि साहब ये कैसे ऐसे, हमारा तो वोट था, हम तो अलायंस थे कांग्रेस और आपके, हमारे तो सर 20 वोट थे, आप इसको रिकाउंटिंग करें, या जो भी अगर रिक्वेस्ट करना था तो रिटर्निंग ऑफिसर से करेगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आप समझ गए रिटर्निंग ऑफिसर कितना मतलब मजबूत जगह पे है।